हेलो स्टूडेंट, मैं जी सर स्वागत करता हूं आपका एमएचएस की ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो के साथ हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 7, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, परमाणुओं का वर्गीकरण एवं गुणधर्म या तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिकों की एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु सिद्धांत की, इसके बारे में आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा है। फिर इसके बाद हम जो तत्व या परमाणु होते हैं उनका आवर्ती वर्गीकरण देखेंगे कि उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, या फिर कहें कि उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है जिससे अध्ययन आसान हो सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम परमाणुओं को उनके विशिष्ट क्रम में जमा देते हैं तो उनके कौन कौन से गुणधर्म समान होते हैं और कौन कौन से गुणधर्म असमान होते हैं, जिसको आवर्ती वर्गीकरण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परमाणु सिद्धांत कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जो थे, इन्होंने परमाणु के बारे में सर्वप्रथम बताया। और इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु की परिभाषा दी थी महर्षि कणाद ने। ये 1 नंबर की परिभाषा हो सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक आने पर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु की परिभाषा दी, और ये जो परमाणु शब्द है इससे हम अर्थ समझ सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, परम का मतलब हो गया प्रारंभ या मुख्य, और अणु आप जानते ही हैं कि किसी पदार्थ का मुख्य अणु जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है हम उससे क्या कह देते हैं, परमाणु कह देते हैं। तो महर्षि कणाद ने क्या परिभाषा दी थी, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोल देते हैं, परमाणु बोल देते हैं। अब इसके बाद जो महर्षि कणाद है उन्होंने जो परिभाषा दी थी, उसके बाद पाकुदा काव्याम, ये भी भारतीय दार्शनिक थे। तो इन्होंने भी इसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो परमाणु होते हैं वो जब अलग अलग प्रकार से जमते हैं तो उन्हीं से ही पदार्थ के जो गुणधर्म हैं वो उत्पन्न होते हैं। या हम कहें कि भिन्न भिन्न परमाणु ही पदार्थ के विशिष्ट गुणों का निर्धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने जब परिभाषा दे दी परमाणु की, तो इन्होंने उसी परिभाषा को और ज्यादा विस्तृत करने के लिए या उसी परिभाषा का उपयोग करके इन्होंने एक अपना कथन दिया। वो कथन क्या था, भिन्न भिन्न परमाणु जो है पदार्थ के विशिष्ट गुणों का निर्धारण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है उसके विशिष्ट गुण जो है परमाणु के कारण आते हैं। ये किसने कहा, पाकुदा काव्याम ने कहा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस की। तो डेमोक्रिटस और जो ल्यूसिपस हैं वो ग्रीक के दार्शनिक हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसी परिभाषा को और आगे बढ़ाया है, और सेम यही परिभाषा इन्होंने भी दी है, लेकिन इन्होंने परमाणु नाम नहीं देकर एटम नाम दिया है, जो परमाणु का इंग्लिश होता है या अंग्रेजी वर्जन होता है। तो एटम नाम दिया। ये जो एटम शब्द थे ये अटोमियो ग्रीक भाषा का शब्द है, इससे लिया गया है। और इस अटोमियो का अर्थ होता है न काटे जा सकने वाला, सकने
वाला। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्या कहा था कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कहने का तात्पर्य जो पदार्थ है उसके जो छोटे छोटे कण हैं उन हम इनको क्या बोल देते हैं, परमाणु बोल देते हैं। तो उन्होंने भी क्या कहा कि पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एटम्स कह देते हैं। और जो एटम शब्द है वो अटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, न काटे जा सकने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे और ज्यादा नहीं काटा जा सकता उसे हम परमाणु या एटम के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों वैज्ञानिक थे या हम कहें कि जो दार्शनिक थे, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं वो किसी भी प्रयोग से जो है उद्धृत नहीं हुए हैं, या फिर इनका कोई वैज्ञानिक या जो प्रायोगिक आधार है इनका नहीं है। तो इन्हें इतना नहीं माना जाता है क्योंकि इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं है और वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। तो इसके बाद क्या था कि जॉन डाल्टन जो है उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ विशिष्ट चीजें बताई जो कि हम विशेष तौर पर पढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे हम समझेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। जो डाल्टन है इनका नाम क्या था, जॉन डाल्टन। पूरा नाम जो है इनका क्या था, जॉन डाल्टन। ठीक है, ये जो जॉन डाल्टन थे ये वैज्ञानिक नहीं, एक स्कूल के अध्यापक थे। तो इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो होता है उसके परमाणु के बारे में कुछ कथन दिए। तो इन अकेले वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारे कथन दिए थे जिसके आधार पर परमाणु सिद्धांत को समझते हैं। तो इनका भी पहला कथन था वो परमाणु की परिभाषा थी कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। ये क्या था, इनका पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट क्या था, उसी परिभाषा से लिया गया है, परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है, ये आपको तक काव्याम ने बता दिया था, या फिर अपन कहें कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने ये बता दिया था पदार्थ सूक्ष्मतम कण होता है, परिभाषा है ही। इसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट था वो इन्होंने कुछ विशेष बताया कि पदार्थ जो एक ही पदार्थ होता है या एक ही पदार्थ के परमाणु समान होते हैं। ठीक है, तो परमाणु समान होंगे तो जो रासायनिक गुण और अणुभार भी क्या होता है, समान होता है, समान होता है। एक ही पदार्थ, या हम कहें कि समान जो पदार्थ होते हैं, जैसे हम जल की बात करें तो भारत के जल की बात करें या विश्व में किसी भी जगह के जल की बात करें तो वहां पर क्या होगा कि जल के अंदर जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा और उनके रासायनिक गुण और अणुभार भी क्या होंगे, समान ही होंगे। उसके बाद इन्होंने चौथा जो पॉइंट है वो क्या बताया, भिन्न भिन्न पदार्थों या तत्वों, भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो आगे यही लाइन वापस चल जाएगी कि रासायनिक गुणधर्म और अणुभार भी इनके क्या होंगे, भिन्न भिन्न ही होंगे। तो ये भी बड़ा आसान सा पॉइंट था। इसके बाद इन्होंने जो पांचवा पॉइंट है वो क्या बताया कि किसी पदार्थ के निर्माण के लिए, किसी पदार्थ के निर्माण के लिए जो परमाणु होते हैं, परमाणु छोटी संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं।
ठीक है, ये इन्होंने 5 पॉइंट बता दिया। देखिए समझिए, किसी पदार्थ के निर्माण के लिए परमाणु छोटी संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं, या अपन ऐसे कहें कि जो जब परमाणु पदार्थों का निर्माण करता है तो उसके लिए जो परमाणु होते हैं वो सरल अनुपात में ही जुड़ते हैं। जैसे हम बात करें NaCl की, जैसे NaCl क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, तो इसमें जो परमाणु है, ये परमाणु क्या है, कितना है, 1, और ये परमाणु कितना है, 1, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 1:1। जल की बात करें तो H2O, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2, और ये कितने हो गए, 1 हो गया, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जब पदार्थ का निर्माण होता है, जो परमाणु होते हैं जटिल अनुपात में नहीं बल्कि किसमें जुड़ते हैं, सरल अनुपात में जुड़ते हैं। अब इसका अंतिम पॉइंट क्या है वो देखिए, अंतिम और छठा पॉइंट। तो इन्होंने क्या बताया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु का पुनर्विन्यास होता है। ठीक है, आगे और भी है, पहले इसको समझते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणुओं को क्या होता है, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास से तात्पर्य क्या है कि जैसे अभी मान लो कि हम क्या करते हैं, हम अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें जैसे अभिक्रिया हमने देखी है, तो ये जो अभिक्रिया है इसके दौरान क्या होगा कि ये जो परमाणु है इनका पुनर्विन्यास हो जाएगा। पुनर्विन्यास का मतलब NaCl Na जो है किसके साथ है, Cl के साथ है, हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे। जैसे इससे क्या निर्मित हो जाएगा, NaOH और HCl का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन से उठकर कहां चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। तो इनका क्या हो गया, यहाँ पर जो परमाणु है उनका पुनर्विन्यास हो गया। तो यही ये पॉइंट कहना चाहता है। और आगे ये पॉइंट क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए परमाणु का निर्माण नहीं होता है और ना ही परमाणु नष्ट होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु क्या होते हैं, पुनर्विन्यास होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्या होंगे, केवल पुनर्विन्यासित होते हैं, उनका ना ही तो निर्माण होता है ना ही वो नष्ट होते हैं। और यही नियम हमारा क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है, जो हमने छठे चैप्टर में देखा है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था वो किस पे आधारित था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणुओं के कारण ही निर्धारित होते हैं। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो नियम था वो परमाणु, या हम कहें कि रासायनिक जो नियम है, रासायनिक संयोजन, रासायनिक वियोजन के जो नियम है उन पर भी आधारित है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाइए तो आपको ये 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे और आपके जो नंबर है वो पूरे मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ विशिष्ट मॉडलों की जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके बारे में आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा हुआ है। हम कक्षा 9th में पढ़े हुए जो थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर और बरी के जो मॉडल हैं उन्हीं को हम पुनः पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9th में अगर वो आ गया है तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पिछले सालों में इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़े क्वेश्चन पूछे गए, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। तो अब इसको आगे हम बढ़ाते हुए जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसको समझने का प्रयास अब हम समझते हैं जेम्स थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जेम्स थॉमसन जो थे, इन्होंने जो डाल्टन थे उन्होंने क्या बताया था, बहुत सारे जो है कथन बता दिए थे, लेकिन कोई भी मॉडल नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि परमाणु किस प्रकार का होता है, उसका आकार कैसा होता है, ठीक है। लेकिन जो जेम्स थॉमसन थे इन्होंने क्या किया, एक मॉडल भी बताया। तो देखिए पहले तो इनका मॉडल किस प्रकार का था। इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है। ये जैसे मान लीजिए कि क्या है, धनावेशित गोला। और धनावेश हम समझ चुके हैं कि धनावेश क्या होता है, छठे चैप्टर में हमने देखा था।
जब किसी परमाणु में प्रोटॉन ही प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, उनके कारण ही जो परमाणु होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। तो ये क्या हो गया, धनावेशित गोला हो गया जिसका जो आकार है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर है, ये भी इन्होंने बताया। तो जे थॉम्सन ने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो 10⁻10 मीटर एक धनावेशित गोला होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस गोले में चाइजेन, या हम कहें कि किसी जो स्थान है, मध्य का जो स्थान है वहां पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो थॉम्सन है इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो 10⁻10 का एक धनावेशित गोला होता है, मीटर का एक गोला होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर हम कहें कि जो ऋणावेशित जो भाग है वो बिना किसी निश्चित स्थान के ही पाया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है। ठीक है, और इससे कुछ और बातें जो है हम देख लेते हैं कि ये क्या है, एक ठोस गोला है। क्या है, ठोस गोला है। ये हमें अगला जो मॉडल हम पढ़ेंगे उसमें अंतर स्पष्ट करने में सहायता करेंगे। तो ये इन्होंने क्या बताया कि परमाणु क्या होता है, एक ठोस गोला होता है। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। इन्होंने यह बताया, ये किताब में इतना स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको जो है ये बातें पता होनी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो संपूर्ण भाग है, संपूर्ण भाग ही क्या होता है, संपूर्ण भाग ही धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो 10⁻10 मीटर का क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। तो क्या हो गया, संपूर्ण भाग ही क्या हो गया, ये धनावेशित हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य में पाए जाते हैं, और कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, इनका जो मॉडल था, इनके मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, तरबूज का मॉडल और बूंदी के लड्डू का मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो मॉडल था उनको 3 नामों से हम जानते हैं। देखिए, प्लम पुडिंग क्या होता है, प्लम पुडिंग एक प्रकार का क्या होता है, केक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि क्या है, ये एक केक है, ठीक है, इसके बीच बीच में मेवे, सूखे मेवे जो होते हैं, या हम कहें कि जो चॉकलेट आता है, चॉकलेट छोटी छोटी गोलियां जो है इसके बीच बीच में पाई जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये संपूर्ण भाग है ये तो क्या हो गया, धनावेशित भाग हो गया, और ये जो छोटी छोटी केक या जो चॉकलेट या मेवे जो है वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन्होंने क्या किया, प्लम पुडिंग से भी जो है इसकी जो है तुलना की। उसके बाद हम तरबूज से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, तरबूज इस प्रकार से एक ठोस गोला होता है। ठीक है, तरबूज ठोस गोला होता है, इस वजह से मैंने कहा कि इसने क्या माना था, ठोस गोला माना था। ठीक है, तो ये ठोस होता है, इसमें जो तरबूज के जो बीज होते हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। जो तरबूज का रेड और खाने वाले जो भाग होता है इसको इन्होंने धनावेशित मान लिया, और जो काले जो बीज होते हैं इनको इसने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन मान लिया। और हम यहाँ से समझ भी सकते हैं कि जो तरबूज के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्थिर हो गया। इन्होंने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, अब उसके बाद बूंदी के लड्डू की बात करते हैं। तो बूंदी के जो लड्डू होता है उसके अंदर क्या होता है, पूरा जो लड्डू होता है वो बूंदी से भरा होता है। ठीक है, लेकिन लड्डू में बीच बीच में क्या करते हैं, खरबूजे के बीज जो है डाल देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसी प्रकार से हो गया कि जो बूंदी होगी वो तो क्या हो गया, धनावेशित भाग हो जाएगा, और बीच बीच में जो मेवे या फिर हम बड़े कहें कि जो बीज होते हैं तरबूज वगैरह के या खरबूजे के जो बीज डालते हैं वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन
हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है थॉमसन ने मॉडल दिया, लेकिन थॉमसन का जो मॉडल था वो किसी प्रयोग पर आधारित नहीं था। इस कारण ये जो मॉडल था वो ज्यादा समय तक मान्य नहीं रहा। इसके बाद रदरफोर्ड जो थे उन्होंने प्रयोग किया, सोने के पन्नी का प्रयोग किया और अपना अलग मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ विशिष्ट पॉइंट भी बताए जो इस मॉडल से स्पष्ट नहीं होते हैं, तो इस मॉडल को अमान्य कर दिया गया। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए स्टूडेंट, अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसने जो प्रयोग किया था उसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि उसने कौन सा प्रयोग किया और उन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वह किस प्रकार से है। तो देखिए, जब इन्होंने अपना प्रयोग किया तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या लिया, एक बहुत ही पन्नी ली जो कि सोने की थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सोने की पन्नी। ठीक है, इसके पीछे की तरफ इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा जो है इन्होंने लिया। ठीक है, और इस पर क्या किया, प्रोटॉन गन या अल्फा कणों की गन से इन्होंने क्या किया, इस पन्नी पर बमबारी करवाई, अल्फा कणों की बमबारी करवाई। इसमें अल्फा कण भरे हुए थे। अब देखिए अल्फा कण क्या होते हैं, ये हीलियम के नाभिक होते हैं। ठीक है, और हीलियम का जो नाभिक है उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। तो न्यूट्रॉन की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात करेंगे। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने धनायनों की इस पर क्या करवाई, बौछार करवाई। ठीक है, इन्होंने क्या करवा दिया, धनायन की इस पर बौछार करवा। तो ये क्या था, इनका प्रयोग था, एक बार वो देख लीजिए। इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी ली जिसकी जो मोटाई थी 10⁻⁷ मीटर थी। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, मोटाई हो गई। और इसके पीछे इन्होंने जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा लिया। और ये क्यों लिया ये पर्दा, ताकि जब ये कण अगर इससे पार हो, इस पन्नी को पार कर जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाए, अगर ये इधर की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर चमक उत्पन्न करेगा, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि इसकी दिशा क्या है। ये अपने सीधा जो अपनी दिशा थी पहले वाली उसी पे चलता रहा या फिर अपने पथ से विक्षेपित हुआ। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लिया गया ताकि ये चमक उत्पन्न करके क्या कर सके, अपने जो विक्षेपण है उसको प्रदर्शित कर सके। ये इनका प्रयोग था। तो जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर करवाई तो इन्होंने 3 जो है प्रेक्षण देखे। इन्होंने क्या किए, 3 प्रेक्षण देखे। तो इनका पहला प्रेक्षण क्या था, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। तो अधिकांश जो अल्फा कण थे वो क्या हो जाते हैं, सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। बहुत कम कण, दूसरा पॉइंट है इनका, बहुत कम कण कुछ अंश कोण पर अपने पथ से विचलित होते हैं। और तीसरा और इनका लास्ट जो परीक्षण था वो क्या था, 20,000 अल्फा कणों में से एक कण उसी मार्ग पर लौट आता है। तो ये इनका क्या था, अंतिम परीक्षण था। देखिए ये हम डायग्राम में देखते हैं कि क्या हुआ जब इन्होंने इन कणों की बौछार करवाई। तो देखिए क्या हुआ, ये क्या हुए, ये कण हो गए, ठीक है, और अधिकांश जो कण थे वो इस पन्नी को पार करके क्या हो गए, इधर आ गए। और इधर आकर इन्होंने क्या कर दी, चमक उत्पन्न कर दी। यहाँ पर क्या कर दी इन्होंने, चमक उत्पन्न कर दी। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि सोने की पन्नी को पार करके चले गए।
ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद बहुत कम जो कण थे वो कुछ अंश पर, जैसे ये एक कण मानते हैं हम, तो एक कण जो है इधर चलते हुए क्या होगा, थोड़ा सा इधर मुड़कर, ठीक, इधर चला गया, ये यहां से नहीं होगा, इसको पार करके चला जाएगा। ठीक है, ये कण क्या होगा, इधर इसको पार करके और थोड़ा सा मुड़ गया। एक और कण बना लेते हैं, यहां तक आया कण और इसको पार करके थोड़ा सा इधर मुड़ गया, तो कुछ डिग्री पर क्या हो गया, ये कण जो है मुड़ गए। उसके बाद 20,000 में से एक कण ऐसा था जो क्या हुआ, जिस रास्ते पर ये गया उसी रास्ते पर क्या हो गया, लौट कर वापिस आ गया। तो ये 3 पॉइंट जो है इन्होंने देखे। अब देखिए इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था उसको समझ लीजिए, हम क्या मान लेते हैं कि ये जो सोने की पन्नी, ये पन्नी क्या थी, बहुत ही पतली ली गई थी। ये पन्नी इन्होंने इतनी पतली ली कि जितना कि एक परमाणु की मोटाई होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पन्नी है बिल्कुल एक परमाणु का जो साइज होता है उतनी ही मोटी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर परमाणु को मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकांशतः जो कण थे वो क्या हो गए, इस परमाणु को भेदते हुए पार चले गए। ठीक है, अब ये पार क्यों चले गए, इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए कोई भी जो कण है इसको पार करके तब जाएगा जब उसको रोकने वाली कोई भी चीज नहीं होगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो परमाणु है वो क्या होगा, खोखला होगा, तभी इसको क्या कर सकता है, पार कर सकता है। फिर यहाँ पर क्या किया गया, जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था कि जो कण थे, बहुत कम कण जो थे वो क्या हो गए, अपने पथ से क्या हो गए, विचलित हो गए। बहुत कम अंश कोण पर क्या हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए। तो कुछ कण यहां से क्या हो गए, देखिए हम इसकी आउटलाइन बना लेते हैं, लेक्स बनाते हैं ताकि बिल्कुल मैच हो। ऐसे चलते हुए क्या हो गए, ये विचलित हो गए। तो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा कण हो जो क्या कर देता है, ये जी इधर से धनात्मक कण आ रहा है, इसको क्या कर देता हो, प्रतिकर्षित कर देता हो। प्रतिकर्षित करने से क्या हो गया, अपने पथ से इधर जो है क्या हो गया, मुड़ गया, और इधर भी क्या हुआ, ऐसा ही हो गया। तो यहाँ पर कोई ऐसा कण हो सकता है जो क्या करे, इन कणों को क्या कर रहा हो, प्रतिकर्षित कर रहा हो। ठीक है, ये जो है चीज हमने यहाँ पर देख ली। एक जो कण है इसके बिल्कुल पास से होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये देख लिया। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्या होगा कि कोई हो सकता है कि कोई कण ऐसा हो कि इस स्थान के बिल्कुल पास में जाके वापस आ जाए। तो ये क्या था, इनका ये प्रेक्षण थे जो हमने डायग्राम में देख ली। अब हम बात करेंगे किसकी, इनके निष्कर्षों की। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, निष्कर्षों की। तो पहला जो इसका परीक्षण था वो क्या था कि अधिकांश जो कण थे वो क्या हो गए, पार चले गए। तो यहां से पहला निष्कर्ष क्या निकला कि जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और अनावेशित होता है। ठीक है, तो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है और अनावेशित होता है, क्योंकि अधिकांश कण जो है क्या हो गए, पार चले गए। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्थान नहीं था इसको रोकने का, और प्रतिकर्षित करने के लिए भी कोई स्थान नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, दूसरे पॉइंट की। अब ये जो है दूसरा पॉइंट क्या था कि कुछ कण क्या होते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा भाग होता है जो अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर। ठीक है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, कोई ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, इन जो ये कण है उनको क्या कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है। ठीक है, अब प्रतिकर्षित का क्या तात्पर्य हो गया, यहाँ पर ये कौन से कण थे, धनावेशित। अब यहाँ पर भी कौन सा होना चाहिए, धनावेशित होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नहीं तो क्या हो जाएंगे, ये कण ऐसे मुड़ जाएगा और ये कण ऐसे मुड़ जाएगा, तो आकर्षण होगा। और आकर्षण का मतलब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो ये क्या हो गया, यह भाग इन्होंने बाद में बताया कि यह भाग क्या होता है, यह भाग धनावेशित व
बहुत कम स्थान पर होता है। ठीक है, अभी तो बस आप ये याद रख लीजिए कि क्या होता है, धनावेशित होता है क्योंकि इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये इसका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि तीसरा पॉइंट क्या था, इसका जो तीसरा प्रेक्षण था वो क्या था कि एक कण क्या होता है अपने पथ से विचलित होकर और उसी रास्ते पर लौट आता है जिस रास्ते पर वो गया था। हम कहें, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 20,000 में से एक कण 180 डिग्री के मार्ग पर क्या हो जाता है, विक्षेपित होकर पुनः लौट आता है। तो उस पॉइंट से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित व द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि भाई इससे टकरा कर ये वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज है, ठोस चीज है। ठीक है, और ठोस चीज क्या हो गई, द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रही है। तो धनावेशित व द्रव्यमान युक्त भाग होता है जो परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर तक जो है होता है इसका आकार। ठीक है, नाभिक का जो आकार है। तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित व द्रव्यमान युक्त जो है स्थान होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, ये जो एक कण आ रहा था उसी को लौटने पर मजबूर कर देता है। और इसी पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, हमको ये भी बताता है कि इन्होंने क्या कर दिया था, जाने अनजाने में जो इन्होंने जो स्थान बताया था उसी को बाद में किसका नाम दिया गया फिर, या फिर इन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, नाभिक का नाम दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। नाभिक की खोज किसने कर दी, रदरफोर्ड ने कर दी। ना ही इन्होंने प्रोटॉन की, ना ही इलेक्ट्रॉन की, ना ही न्यूट्रॉन की। इन्होंने केवल किसकी की, नाभिक की। आगे जाके होंगे जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह की जो खोज है वो आगे जाके होती है। तो ये क्या थे, इनके कुछ पॉइंट थे और इसके आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, परमाणु के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज बताई। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें बताई। देखिए, इन्होंने जो पहला पॉइंट बताया वो क्या था, पहला पॉइंट यही था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु खोखला होता है। परमाणु क्या होता है, खोखला होता है और इसके केंद्र में धनावेशित व द्रव्यमान युक्त भाग केंद्रक, या फिर हम नाभिक भी कह सकते हैं इसको, नाभिक पाया जाता है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगा। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ये जो वर्ताकार पथ होता है इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कक्षा बोल देते हैं। ये क्या हो गए, इनके 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं लास्ट और तीसरे पॉइंट की। उसमें क्या बताया इन्होंने, परमाणु विद्युत उदासीन होता है।
परमाणु क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने प्रोटॉन होंगे इसके अंदर उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु के बारे में इन्होंने ये चीजें जो है बताई थी कि परमाणु क्या होता है, खोखला होता है, जबकि इससे पहले के जो वैज्ञानिक थे वो क्या मानते थे, जो थॉमसन थे वो क्या मानते थे, तरबूज के समान परमाणु को ठोस मानते थे। दूसरी चीज जो इन्होंने परमाणु का केंद्र जो होता है उसको प्रदर्शित किया कि नाभिक होता है और वो धनावेशित होता है, द्रव्यमान युक्त भी होता है। परमाणु का जो अधिकांशतः धनावेश वो जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है, नाभिक में ही होता है। ये चीज भी इन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इन्होंने क्या प्रदर्शित किया कि जो थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं होकर गतिशील होते हैं और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और कक्षा को भी इन्होंने प्रदर्शित किया। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया, ये चीज थॉमसन ने बताई थी कि जो परमाणु होता है वो वैद्युत उदासीन होता है। कहने का तात्पर्य कि धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान संख्या में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्होंने रदरफोर्ड ने इसके माध्यम से परमाणु मॉडल को प्रदर्शित किया। अब हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल की जो है क्या क्या कमियां थी और इस कमियों को आगे जाके कैसे दूर किया गया। तो देखिए अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों की। तो पहली जो कमी थी इनकी वो क्या था, स्थायित्व। रदरफोर्ड ने परमाणु का स्थायित्व स्पष्ट नहीं किया। और दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रॉन, किताब में जो है इलेक्ट्रॉन संरचना लिखा हुआ है, लेकिन आप इससे बढ़िया ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। समझाते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, पहले स्थायित्व देखते हैं। देखिए एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में यह कहा कि हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये सवाल उठाया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो हो सकता है कि इसकी ऊर्जा में क्या हो, कमी हो जाए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, ऊर्जा में कमी होने पर ये क्या हो जाएगा, अपने पथ से भटक कर क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार पथ में चलते हुए नाभिक में समा जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो क्या हो जाना चाहिए, परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, परमाणु का स्थायित्व नहीं होगा। ये प्रश्न जो है किसने उठाया, मैक्सवेल ने उठाया। और मैक्सवेल के इस प्रश्न का जो रदरफोर्ड के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैक्सवेल के द्वारा जो उठाया गया प्रश्न था उसके कारण इसका जो मॉडल था वो थोड़ा डगमगा गया, या हम कह सकते हैं कि खारिज कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, इन्होंने केवल ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके साथ इन्होंने क्या था, ये नहीं बताया कि जैसे नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही पथ पे चक्कर लगाते हैं या अलग अलग पथों पर चक्कर लगाते हैं। इस चीज के बारे में इन्होंने नहीं बताया। साथ इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जैसे एक पथ है या कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 लगाएंगे या 8 लगाएंगे या 10 लगाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ये चीज भी इन्होंने नहीं बताई। तो ये क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां थी। ये कमियां जो है पूछी जा सकती हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। रदरफोर्ड का पूरा ही जो ये जो मॉडल है या फिर प्रयोग है, ये सारी जो चीजें हैं ये मोस्ट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद इसकी जो कमियां रह गई थी, ये बोर नामी वैज्ञानिक था, उसने पूरी करी और अपना मॉडल दिया। तो हम देखेंगे इसके आगे कि बोर ने अपना मॉडल जो है किस प्रकार दिया और उनके जो मॉडल था उसका किस प्रकार के पॉइंट होंगे या किस प्रकार का मॉडल होगा। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको ये जो डायग्राम होते हैं, इनके प्रत्येक के जो मॉडल के जो डायग्राम थे वो भी हमको याद रखने हैं कि पहला जो वैज्ञानिक था वो थॉमसन था। तो थॉमसन ने कैसा मॉडल दिया था, जैसे ये क्या है, ये ठोस गोला है, पूरा क्या है, ठोस गोला है, ठीक है, ठोस गोला हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके मध्य में इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। हम इसको गोलों में भी बंद कर सकते हैं, इस प्रकार का भी आपके डायग्राम आ सकता है, ठीक है। ठोस गोला या फिर हम कहेंगे ये जो है धनावेशित हो गया और ऋणावेशित हो गया। इस प्रकार का डायग्राम किसका बनेगा, थॉमसन का बनेगा। या बुक में जो मॉडल को लेकर डायग्राम है उसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से इन जो ये मॉडल हैं इन्हीं के
डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था, डायग्राम देकर ही पूछा गया था कि डायग्राम को नामांकित कीजिए और ये जो डायग्राम वाला जो मॉडल है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है, इसकी क्या विशेषता है। तो ये तो डायग्राम हो गया किसका, थॉमसन का। अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो नाभिक होता है उसमें तो क्या होता है, धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका मॉडल हो जाएगा। उसको हम क्या कर देंगे, एक गोले में प्रदर्शित कर देंगे। देखिए दोनों में अंतर है, इसमें क्या है, पूरा गोला ही ठोस गोला है या पूरा भाग ही क्या है, ये धनावेशित है, ठीक है। और इसके बीच बीच में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि इसमें क्या है, मध्य में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो धनावेशित भाग है या प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसी बार जो बोर का मॉडल पढ़ेंगे उसका भी अलग डायग्राम होगा, तो तीनों के डायग्राम आप याद कर लीजिए। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि थॉमसन के मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल और बोर के मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस क्लास का अंतिम टॉपिक नील्स बोर की परिकल्पना। तो रदरफोर्ड के बाद अब परमाणु को किसने समझाया, नील्स बोर ने समझाया। अब इसके बारे में कोई प्रयोग नहीं है अपनी बुक में, ठीक है। वैसे इसका प्रयोग होता है वो क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होता है। उसमें जो है जैसे कोई धातु ली जाती है और धातु पर प्रकाश डाला जाता है। जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, धातु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका निष्कासन करता है। या हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा, वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कोशों में जाते हैं, जिसके आधार पर ये मॉडल दिया गया है। इस प्रयोग के बारे में आप जो है अगली या जो उच्च कक्षाएं हैं उनमें पढ़ेंगे। हम यहाँ पर केवल इसके पॉइंट ही देख रहे हैं। तो इनका पहला पॉइंट भी यही था कि परमाणु जो होता है, परमाणु खोखला होता है, खोखला होता है, ठीक है, और केंद्र में धनावेशित व द्रव्यमान युक्त नाभिक उपस्थित होता है। ये इनका क्या हुआ, पहला पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो रदरफोर्ड के मॉडल से ही संबंधित है। इसके बाद के जो पॉइंट हैं वो क्या है, इनसे अलग है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसका ये है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा व त्रिज्या, निश्चित ऊर्जा व त्रिज्या के वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। अब ये पॉइंट समझिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, निश्चित ऊर्जा के कक्षा में ही क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। जैसे नाभिक है तो ये ऊर्जा, ये क्या हो गया, एक कोश हो गया। अब ये कोश क्या होगा, इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, निश्चित होगी, और त्रिज्या भी क्या होगी, निश्चित होगी। कहने का मतलब ये है कि नाभिक से फिक्स दूरी पर, निश्चित दूरी पर ही क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, और उसी रास्ते में ही चक्कर लगाएगा, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं भटकेगा। जैसे यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो हमेशा इसी रास्ते पर चक्कर लगाएगा, ना ही तो ये ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा सामान्य अवस्था में। इसके बारे में भी बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर कब जाएगा और नीचे कब आएगा। अभी तक फिलहाल के लिए इन्होंने क्या बताया कि ये क्या होता है, ये जो कोश होता है इसकी ऊर्जा भी निश्चित होती है और त्रिज्या भी निश्चित होती है, और इस ऊर्जा वाले और इस त्रिज्या वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस रास्ते पर चक्कर लगाएंगे। अगर इसकी ऊर्जा इससे कम हुई या ज्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर नहीं लगाएंगे।
ठीक है। दूसरा पॉइंट जो था, अब ये कक्षाएं तो इन्होंने बता दी, फिर इनका नाम क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया कि कक्षाओं को 1 2 3 या के एल एम एन और इस प्रकार के नामों से प्रदर्शित किया जाता है और कक्षा को एन भी कहा गया। तो ये जो कक्षाएं थी इनको क्या कह दिया, वैसे इनका पर्टिकुलर जो नाम है वो पहला कोष, दूसरा कोष या तीसरा कोष या फिर के कोष, एल कोष, एन कोष, एन कोष क्रमशः इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एन संख्या में होंगे। कक्षा को एन नाम भी दिया गया, ये एन यही है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, यही जो है क्या है, ये एन का मान हो जाएगा। तो हम कक्षा को एन भी कह सकते हैं, एन में सारे ही कोष आ जाते हैं। जबकि हम अगर पर्टिकुलर कोष की बात कर रहे हैं कि कौन सा कोष पहला है दूसरा है, तो हम पहला दूसरा तीसरा कोष मानेंगे या फिर KLM उसको नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एन जो है सभी कोषों के लिए जो है प्रयोग किया जाएगा। ये इसके क्या हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका मॉडल देख लेते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो इधर देखिए इसका मॉडल, जैसे नाभिक हो गया, ठीक है, नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन पाए जाते हैं और नाभिक के ये ऊर्जा का पहला कोष हो गया, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, पहला या के कोष, ठीक है। उसके बाद ये हमने दूसरा कोष बना लिया, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, दूसरा या एल कोष, ठीक है। आप चाहे तो एक और कोष बना सकते हैं और इसको क्या नाम दे देंगे, तीसरा या एम कोष। तो इस प्रकार से जो है इसका मॉडल होता है। अलग अलग कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और अगर आपसे नील्स बोर का मॉडल पूछा जाए तो डायग्राम यही बनाना है और यहां पर हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। आगे के जो वैज्ञानिक होंगे वो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण भी करेंगे। हम वो चीज यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। अब इसके आगे पॉइंट देखते हैं हम। तो देखिए इसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, यदि यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया था कि एन जो होता है वो कोषों का नंबर होता है कि पहला कोष है दूसरा कोष है, ठीक है, या फिर हम कहें कि सभी कोषों की जो संख्या होती है उसको एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एन का मान बढ़ाने पर, एन का मान बढ़ाने पर कोष की ऊर्जा व त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। तो एन का मान बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, कोष की ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा और त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ये नाभिक है, ये पहला कोष है, इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक है, तो ये पहला कोष है, यही एन का मान है। एन बराबर इसके लिए कितना हो गया, 1 हो गया। अब बात करें किसकी, एन बराबर 2 की, तो ये दूसरा कोष हो गया। तो देखिए अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक होगी, तो त्रिज्या का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और इसी के साथ क्या हो जाती है, ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब वो ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है, ये हमारा अगला पॉइंट है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसके लिए क्या होता है, जो ऊर्जा होती है, या फिर अपन ऐसे कहें इसका जो कोणीय संवेग होता है, एक इसका जब चक्कर लगाएगा तो इसका वेग जो है आएगा। और जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है या वर्ताकार पथ है उसका गति करने का, तो फिर उसको हम कोणीय संवेग के नाम से बोल रहे हैं, कोणीय संवेग। जैसे अगर मान लो कोई, एक बार और समझ लीजिए कि वेग जो है, वेग का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु गति कर रही है तो पर मिनट या पर सेकंड वो कितनी गति कर रही है, वो तो क्या हो गया, वेग हो गया। अगर हम उसमें द्रव्यमान को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि द्रव्यमान 1 किलो की वस्तु है, वो इतने मिनट में इतनी दूरी चल रही है, तो फिर वो संवेग हो जाता है। और वही वस्तु अगर वर्ताकार पथ में गति करने लग जाती है, फिर उसके लिए हम जो है संवेग
के लिए कौन संवेग देखते हैं, कोणीय संवेग की बात कर लेते हैं। तो जब वस्तु वर्ताकार पथ में गति करेगी तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कोणीय संवेग की मान की गणना करते हैं। तो इसका जो कोणीय संवेग होगा वही क्या करेगा, इसकी ऊर्जा और इसकी त्रिज्या का निर्धारण करेगा। तो देखिए, तो इसी पे आधारित है कोणीय संवेग पर कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर h/2π होता है। ठीक है, ये तो क्या है, एक कथन है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर h/2π होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जहां पर कोणीय संवेग का मान कितना आ जाए, h/2π आ जाए। तो ये जो h/2π ही कोणीय संवेग निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। और आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जहां पर ये मान निश्चित आएगा वहां पर क्या हो जाएगी, ऊर्जा भी निश्चित हो जाएगी, और फिर उसी निश्चित ऊर्जा वाले कोश में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। यहां पर जो ये एच है ये प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, और एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी वेग है ही, और आर जो है क्या है, ये परमाणु त्रिज्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोश में या दूसरे कोश में, उसके हिसाब से त्रिज्या निकालकर हम उसका मान यहाँ पर रख देता है, पाई आप जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर इसके आगे हम वो भी लिखेंगे, एक और लाइन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां पर mvr का मान h/2π या इसका पूर्ण गुणज। अब पूर्ण गुणज से क्या तात्पर्य, देखिए पूर्ण गुणज से तात्पर्य क्या होगा कि जैसे h/2π है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोस है तो उसका मान क्या है, 1 2 3, यही बोल रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए कि पूरा मान आना चाहिए इसका। ठीक है, जैसे ये 1 से गुणा हो सकता है या फिर 2 से गुणा हो सकता है, ऐसा ही मान इसका आ सकता है। पॉइंटों में या अनंत इस प्रकार का मान नहीं आएगा, केवल पूर्ण गुणज इसका होना चाहिए, वहीं जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट देखिए, ऊर्जा स्तर या कोश में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निष्कासन या ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, ना ही तो ऊर्जा का निष्कासन करता है और ना ही ऊर्जा का क्या करता है, ग्रहण करता है। ऊर्जा को ना ही ग्रहण करेगा, ना ही क्या करेगा, निष्कासन करेगा। कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है सदा ही क्या रहती है, नियत रहती है, लेकिन किसी विशेष स्थिति में अपनी ऊर्जा का निष्कासन और ग्रहण करता है। तो कब करता है वो देख लीजिए, यही अपना अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट है। तो जब परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर या कोश में चला जाता है।
तो इसको समझिए क्या मतलब है इसका। देखिए जैसे ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और ये क्या है, इसका पहला कोश है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इसको ऊर्जा दे देते हैं। ऊर्जा हमने दी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ग्रहण करेगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमने कहा है कि जब हम n का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, n का मान अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, कोश की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसके लिए n का मान कितना है, 1 है, और इसके लिए n का मान कितना होगा, 2 होगा। तो दूसरे वाले कोश की ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा ग्रहण करेगा इसकी ऊर्जा बढ़ गई, और यहाँ पर इस कोश की ऊर्जा कम होगी। तो जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है। जब इसको जो है ऊर्जा क्या होगी, दी जाएगी, इस कोश को ऊर्जा क्या होगी, दी जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उच्च ऊर्जा कोश में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और जब ये उच्च ऊर्जा कोश में ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, एक रेखा टाइप से, या हम कहें कि आरेख बन जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या कर देते हैं, स्पेक्ट्रम कह देते हैं। तो स्पेक्ट्रम यहाँ पर बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है या ऊर्जा जब इसको दी जाती है तो अगले कोश में जाता है तो उससे स्पेक्ट्रम का निर्माण हो जाता है। हम उसे क्या बोल देते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो बोर्ड था उसने स्पेक्ट्रम को भी समझा दिया था। अगला जो है वो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारे सातवां और इसका लास्ट पॉइंट भी हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करेगा। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को जब ग्रहण करता है तो उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि हमने पहले से परमाणु को गर्म करके इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया था, उच्च ऊर्जा कोश में भेज दिया था। और वो जब ऊर्जा दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा स्थायी तो नहीं होता, तो क्या हो गया, ये अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है, वापिस से निष्कासित कर देता है। अपनी ऊर्जा को इसने क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है बोर के सारे मॉडल देख लिए हैं। अब बस हमारे केवल क्या बचा है इस टॉपिक में, बोर की मॉडल की कमियां। हालांकि हम जानते हैं कि इसने जो है बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई है, परमाणु मॉडल को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, लेकिन इसकी भी क्या कुछ कमियां हैं। तो पहली कमी तो जो है मैं यही बता देता हूं कि इसने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कोश से निम्न ऊर्जा में आता है या फिर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कोश में जाता है तो वो स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। तो उन्होंने ये बताया कि जब स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है तो वह एक रेखीय होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, एक रेखीय होगा। क्या होगा, एक रेखीय होगा। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्होंने ये पाया कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें और भी छोटी छोटी लाइनें पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि एक रेखीय नहीं होकर ये बहुरेखीय होता है। तो वह किस प्रकार से होता है ये चीज इन्होंने नहीं बताई थी, तो ये क्या हुआ, इनकी कमी हो गई। इसके अलावा इन्होंने ये भी नहीं बताया कि परमाणु दूसरे परमाणु से संयोजित किस प्रकार से होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़कर यौगिक अणु तत्व का निर्माण किस प्रकार से करता है, ये चीज भी इन्होंने नहीं बताई। और इन्होंने ये जो सारे पॉइंट बताए हैं वो किस पे आधारित है, वो हाइड्रोजन पे आधारित है। किस पर आधारित है, हाइड्रोजन परमाणु जो है उस पर आधारित है। तो ये जो इन्होंने कथन बताए हैं वो निम्न परमाणु जो होते हैं, या फिर हम कहें कि निम्न परमाणु क्रमांक वाले जो परमाणु हैं उनके लिए तो अच्छे साबित होते हैं, लेकिन उच्च जो परमाणु है, जैसे मान लो कि 35वें नंबर का जो परमाणु है या 50वें नंबर का जो परमाणु, उनके लिए जो सिद्धांत है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो ये भी क्या है, इनके सिद्धांतों की कमियां हैं। वो बुक में दी हुई है, आप वहां से याद कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, कमियों का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये पॉइंट जो है, ये जो बोर की परिकल्पना के जो पॉइंट है बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और हमने इनके मॉडल भी देख लिए हैं, और यहाँ पर जो ये जो दोनों डायग्राम हैं ये भी किताब में स्पष्ट तरीके से बने हुए, नामांकित किए हुए हैं, वो भी आप वहां से याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज हमारा वीडियो या आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो परमाणु होते हैं वो
उनको वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है। कहने का तात्पर्य है कि इस अगले वीडियो में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है कि इस वीडियो में जो है संपूर्ण आवर्त सारणी भी बताऊं, जो कि कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा काम में आती है। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को भी जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।